आयुर्वेद आरोग्यम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं पदार्थ विज्ञान का पेपर फर्स्ट का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है आयुर्वेद निरूपण। देखो, पदार्थ विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बिना आप जो है अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं बन सकते। ये आपको तब समझ में आएगा जब पदार्थ विज्ञान पूरा पढ़ लोगे। लेकिन मैं शुरू में ही बता रहा हूँ, फर्स्ट चैप्टर में ही बता रहा हूँ आपको, तो आपको पदार्थ विज्ञान को स्ट्रॉन्ग करके रखना है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आयुर्वेद में जितने भी क्लिनिकल नॉलेज है वो सारा का सारा जो है पदार्थ विज्ञान में जो है आपको पढ़ने को मिलेगा। इसलिए इसे केवल पास करने के लिए नहीं पढ़ना है आपको, आपको पास तो करना ही है, साथ में आपका जितना क्लिनिकल नॉलेज है वो आपको रहना चाहिए। मैं जैसे ही पदार्थ विज्ञान खत्म करूँगा तो आपको ये रियलाइज होगा कि आयुर्वेद की जो है जो बुक्स हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण बुक जो है संहिता अध्ययन और साथ में जो है पदार्थ विज्ञान। पदार्थ के लोग समझता है कि ये ऐसे ही जो एक्सेसरीज के रूप में जो है आगे आएगा, नहीं, ये ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका क्लिनिकल नॉलेज जो है अलग लेवल पर लेके जाएगा। आपको जो है सही में जो है आयुर्वेद को प्रैक्टिस करना है तो ये आपको जो है पदार्थ विज्ञान के तहत ही आप कर पाओगे, ये आपको आना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर आयुर्वेद निरूपण। अब देखो, आयुर्वेद निरूपण में जो है दो शब्द से मिलकर बना है आयुर्वेद और निरूपण। इसका मतलब क्या है? देखो, आयुर्वेद में जो है हो जाएगा आयु जोड़ वेद जोड़, यह आ जाएगा निरूपण। निरूपण। अब सुनो ध्यान से, निरूपण का मतलब होता है विस्तार से जानना किसी चीज को, विस्तार से जानना। आयु का मतलब होता है, जस्ट आपको आसान भाषा में जो है कहना हो तो इसका इंग्लिश बोल दूं तो मैं आपको जल्दी समझ में आएगा, लाइफ। और वेद का मतलब जो है साइंस। अब देखो, साइंस और लाइफ, यानी कि लाइफ साइंस को अगर आप अच्छे से जान जाओ, विस्तार से जान जाओ, तो आयुर्वेद को जो है आप जान जाओगे। किसको जानना है? लाइफ एंड देयर साइंसेस। तो ये आपको जो है पता होना चाहिए कि आयुर्वेद निरूपण में हमें क्या पढ़ना है। आयुर्वेद निरूपण में हमें जो है आयु के बारे में पढ़ना है और साथ में इससे रिलेटेड जितने भी जो है बेसिक सिद्धांत है, ठीक है, उनके बारे में हमें जानना है। यानी कि आयु और सिद्धांत, जो आयुर्वेद का बेसिक सिद्धांत है उसके बारे में हम लोग जान जाए तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा हम लोग का अलग है। जो आयुर्वेद आरोग्यम क्लासेस है, इसमें आपको जो है मिलेगा सबसे पहले जो है एनसीएसएम का सिलेबस, कि एनसीएसएम का सिलेबस जो है क्या कहता है, और जो एनसीएसएम का सिलेबस है उससे हम लोग मैच कराते हैं कि उससे जो है कितने सवाल पूछे गए हैं। यानी कि हमें जो है ये 2016 से क्वेश्चन, 2019 नहीं बल्कि 2016 से है। 2016 से लेकर 2023 तक का जो है इसमें क्वेश्चन डाल रखा गया है। उसमें जो है कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, कहाँ से पूछे गए, ये आपको बताया जाता है इस क्लासेस में, ठीक है। तो सबसे पहले जो है एनसीएसएम जो आपका रेगुलेटरी बॉडीज है उसके अनुसार जो है क्या क्या पढ़ना है आपको। चार टॉपिक जो एनसीएसएम के अनुसार आपको पढ़ना है। पहला है लक्षण ऑफ आयु, यानी कि आयु के क्या लक्षण है और आयु किससे बना हुआ है, कंपोजिशन ऑफ आयु। फिर पढ़ना है लक्षण ऑफ आयुर्वेद, लक्षण को जो है परिभाषा भी कह देते हैं, और स्वरूप क्या है आयुर्वेद का और प्रयोजन क्या है आयुर्वेद का, ये हमें दूसरा टॉपिक पढ़ना है। तीसरा टॉपिक हमें देखना है लक्षण और क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण सिद्धांत का। सिद्धांत का लक्षण क्या है, वर्गीकरण कैसे किया जाता है, कितने प्रकार के होते हैं, ये हमें तीसरा टॉपिक देखना है। और लास्ट टॉपिक हमें देखना है बेसिक प्रिंसिपल जो आयुर्वेद के हैं, जितने भी आयुर्वेद के बेसिक प्रिंसिपल्स है उनके बारे में हमें जानना है। इतनी सारी चीजें जो है हमें देखनी है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो विगत वर्षों में जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है क्या क्या पूछे गए हैं, तो आप देखोगे सिद्धांत को परिभाषित करते हुए आयुर्वेदीय सिद्धांतों का दर्शन से संबंध लिखिए, आयु का वर्णन कीजिए, सिद्धांत का वर्णन कीजिए, आयुर्वेद के लक्षण बताइए, सर्वोत्तम सिद्धांत क्या है बताइए, आयु के बारे में बताइए, आयु के पर्यायवाची शब्दों के बारे में बताएं और परिभाषित करें, सिद्धांत की परिभाषा दीजिए और इसका वर्गीकरण कीजिए और सिद्धांत का भेद दिखिए। इससे क्या समझ में है आपको? आपको ये समझ में आना चाहिए कि सबसे हॉट टॉपिक जो है इसमें क्या है, सिद्धांत है। क्योंकि इसमें से 6 बार क्वेश्चन पूछा गया है। कितने बार क्वेश्चन पूछा गया है? 6 बार क्वेश्चन पूछा गया है। लक्षण क्लासिफिकेशन ऑफ सिद्धांत से जो है 6 बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। वही जो है अब जब देखोगे आप आयु से क्वेश्चन, आयु और आयु के कंपोजिशन से 2 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसा ही नहीं, 2 बार से ज्यादा भी पूछे गए हैं, लेकिन मैंने जो है कुछ क्वेश्चन छोड़ रखे हैं। तो इससे और इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो आपको क्या समझ में आया कि इसमें जो है आपको ये और ये टॉपिक जो है सबसे स्ट्रॉन्ग रखना है और बाकी को भी इतना पढ़ के रखना है कि क्वेश्चन आया तो आप 100% जो है क्या कर पाओ, अटेम्प्ट कर पाओ। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं। तो आपने एनसीएसएम का सिलेबस देख लिया और क्वेश्चन भी देख लिया। अब हम लोग जो है चलते हैं एक एक करके पढ़ना। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग?
सबसे पहले जो है लक्षण ऑफ आयु पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब आता है लक्षण ऑफ आयु, ठीक है। तो लक्षण का मतलब यहाँ पर परिभाषा भी हो जाता है, थोड़ा सा डिफरेंस है लक्षण और परिभाषा में। लक्षण और परिभाषा में देखो, जब लक्षण जो है पूरी तरह से उस चीज को जो है बताना शुरू कर देता है, जो चीज के बारे में वर्णन किया जा रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, परिभाषा। जैसे फीवर जो है, फीवर जो है एक लक्षण है, अब लक्षण है फीवर। लेकिन मैं बोलूं कि एक एनोफिलीज मस्क्यूटो है, उससे जो है फीवर हो रहा है, साथ में जो है हाई फीवर चिलिंग के साथ हो रहा है, बहुत सारा कंडीशन में रख दूं तो उससे आप पकड़ लोगे कि ये मलेरिया है। क्या है, मलेरिया है। अब जैसे ही मलेरिया आपने पकड़ा तो ये परिभाषा हो जाएगा। लेकिन फीवर क्या था, वहाँ केवल लक्षण था। तो अगर लक्षण जो है पूरी तरह से जो उस शब्द को डिफाइन कर रहा है, तो वही डेफिनेशन या उसका परिभाषा बन जाएगा। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो यहाँ पर जो है लक्षण और परिभाषा दोनों समान ही चीज है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, तो यहाँ पर श्लोक आता है जो कि आपको जो है रट के रखना चाहिए, क्योंकि इससे सवाल बनते हैं, तो आपको रट के रखना है। और ये पीजी में भी पूछ देता है, कंपोजिशन बहुत पहले का पूछा हुआ है, अब तो नहीं पूछेगा क्योंकि आसान सवाल है। चलिए, शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगो धारि जीवितम नित्यगश्च अनुबंधश्च पर्यायी आयु उच्यते। ठीक है, क्या है, नित्यग है, यानी कि शरीर इंद्रिय और सत्व मतलब मन और आत्मा के संयोग को जो है आयु कहते हैं। और इसके पर्याय जो है क्या कहलाएंगे, धारी, उसके साथ साथ जीवित, नित्य और अनुबंध जो है इसके पर्याय कहलाएंगे। अब पर्याय का मतलब क्या होता है, पर्याय का मतलब होता है एक ही शब्द को अलग अलग शब्दों से जानना, पर्याय कहलाता है। ठीक है, जैसे सूर्य को जो है भास्कर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है उसके क्या हो जाएंगे, पर्याय हो जाएंगे। यानी एक ही नाम को जो है अलग अलग नाम से जानना पर्याय कहलाता है। ठीक है, तो धारी क्यों कहा गया, क्योंकि यह शरीर को जो है धारण करके रखता है। कौन, आयु। आयु शरीर को धारण करके रखता है, जिसके कारण जो है धारी कहते हैं, यह सड़ने नहीं देता है। साथ में जो शरीर के अंदर प्राण है उनको जो है क्या करता है, जीवित रखता है, जीवित रखने में मदद करता है, जिसके कारण इसे जीवित भी कहा गया है। फिर क्या कहा गया है, नित्य कहा गया है। नित्य मतलब आज भी है, कल भी है। ठीक है, गतिशील रहता है, लगातार जो है ये चलनशील रहता है, इसमें कुछ ना कुछ कार्य चलते रहते हैं। ठीक, और अनुबंध का मतलब क्या हुआ, जस्ट लाइक एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट की तरह है। किसके किसके बीच एग्रीमेंट, इन चारों के बीच में, शरीर इंद्रिय सत्व और आत्मा के बीच में क्या है, इनमें एग्रीमेंट है। ये सब जो है आपस में जुड़े हुए हैं, किसके कारण, आयु के कारण। ठीक, अगर एक भी गड़बड़ हुआ इसमें इसमें एक भी गड़बड़ हुआ चारों में से, तो आयु क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, यानी कि कहीं ना कहीं जो है मृत्यु हो जाएगी। इसलिए जो है ये चारों को जो है इसका पर्याय माना गया। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा क्या, आयु के लक्षण और उसकी कंपोजिशन। ठीक है, तो इससे सवाल बनते हैं, आपको जो है ध्यान रखना है। ठीक है, और ये श्लोक आपको याद रहना चाहिए। चलिए, अब हम लोग देखेंगे दूसरा टॉपिक, जिसमें है आयुर्वेद का स्वरूप और आयुर्वेद का प्रयोजन। ठीक है, तो आयुर्वेद का जो है जो लक्षण है वो क्या है, परिभाषा या लक्षण, हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम मानम च तच्च यत्र उक्तम आयुर्वेद स उच्यते। यत्र उक्तम, जहां कहा गया है, क्या कहा गया है, इनके बारे में, किनके बारे में, हित और अहित, सुख और दुख, चार प्रकार के आयु हुए। आयु जो है कितने प्रकार की हुई, चार प्रकार के, हितायु, अहितायु, सुखायु और दुखायु। इन चारों प्रकार के आयु का हित और अहित, हित और अहित मतलब पथ्य और अपथ्य, अपथ्य जिस शास्त्र में वर्णित हो, साथ में इन आयु का मान वर्णित हो, यानी कि इन आयु का मान के बारे में वर्णित हो, जिस शास्त्र में इन सब का जो है मान के बारे में वर्णित हो, उसे जो है क्या कहेंगे, जहां वर्णित हो उसे आयुर्वेद कहेंगे। तो वही मैंने मेंशन किया है कि जिस शास्त्र में जो है हितायु अहितायु सुखायु दुखायु, इन चार प्रकार के आयु के लिए पथ्य और अपथ्य के बारे में बताया गया हो, साथ में जिस शास्त्र में जो है आयु का मान के बारे में बताया गया हो, आयु के स्वरूप के बारे में बताया गया हो, उसे आयुर्वेद कहा गया। क्या कहा गया, आयुर्वेद कहा गया। ये श्लोक आपको जो है रट के रखना है, ये आज भी काम आएगा, बाद में भी काम आएगा, और जब आप एमडी भी कर लोगे तो भी काम आएगा। क्या काम आएगा, बस सुनाने के काम आएगा और समझने के काम आएगा और समझाने के काम आएगा। क्योंकि अगर आप यही नहीं समझा पाए कि हित आयु क्या है, अहित आयु क्या है, और उसका मान क्या है, और कैसे जो है इसका पथ्य अपथ्य होता है, ये आप नहीं समझा पाए, तो फिर जो है आयुर्वेद पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, तो अब हित आयु क्या होता है, अहित आयु। अब ये जितने चार प्रकार के आयु है वो किसका किसका आयु है, किसी मनुष्य का आयु है। ये किसका आयु है, मनुष्य का आयु है। चाहे हित आयु मनुष्य का ही होगा, अहित आयु मनुष्य का ही होगा, सुख आयु और दुख आयु भी मनुष्य का होगा।
तो ऐसा कोई मनुष्य जो धर्म क्या करता हो, धर्म करता हो, अर्थ काम मोक्ष का पालन करता हो, साथ में जो मनुष्य सदा जो है ऐसा कार्य करता हो जो समाज का कल्याणकारी हो, यानी समाज में जो है कुछ ऐड कर रहा हो, अच्छा चीज ऐड कर रहा हो, ऐसे मनुष्य की आयु को क्या कहेंगे, हित आयु कहेंगे। और ऐसा मनुष्य जो धर्म अर्थ काम ना करके जो है उल्टा सीधा काम कर रहा हो, गलत चीजें कर रहा हो, ठीक है, उसके आयु को अहित आयु कहेंगे, यानी इसके विपरीत आयु को। तो मैं क्या कह दूं, हित आयु के विपरीत आयु को क्या कहेंगे, अहित आयु कहेंगे। क्लियर है। चलिए अब आता है सुख आयु। सुख आयु का क्या मतलब हुआ, अब सुख का मतलब होता है रोग से, क्या, रोग से मुक्त, मुक्त। ऐसा आयु, ऐसा मनुष्य जो रोग से मुक्त हो, चाहे शारीरिक हो और मानसिक हो, ऐसे आयु को जो है क्या बोलेंगे, सुख आयु बोलेंगे। यानी कि जो मनुष्य शारीरिक और मानसिक रोगों से रहित है और जिसकी इंद्रिया जो है अपने अर्थों को ग्रहण सही से कर पा रही है, यानी कि मेरा आंख जो है सही से देख पा रहा है, मेरा हाथ जो है वो सही से कार्य कर रहा है, मैं जो चाह रहा हूँ वो सही से हो पा रहा है, कान अच्छे से सुन पा रहा है, यानी कि उसकी इंद्रिया जो है अपने अपने अर्थों को ग्रहण कर पा रही है, यानी कि जो उनके अर्थ है उनको जो है वो ग्राह्य है, तो क्या कहेंगे उसको, उस आयु को, उस मनुष्य के आयु को क्या कहेंगे, सुख आयु कहेंगे। और इसके विपरीत आयु को क्या कहेंगे, सुख आयु के विपरीत आयु को क्या कहेंगे, दुख आयु। यानी ऐसा व्यक्ति जो शारीरिक और मानसिक रोगों से जो है ग्रस्त हो और जिनकी इंद्रिया जो है सही से काम नहीं कर रही हो, उस आयु को जो है क्या कहेंगे, दुख आयु कहेंगे। ये हुआ 4 प्रकार की आयु। तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्या है आयुर्वेद के लक्षण, प्रयोजन क्या है, स्वरूप क्या है। अब प्रयोजन जो है हम लोग से छूट गया, तो प्रयोजन देख लेते हैं। तो प्रयोजन क्या है और स्वरूप क्या है, देखिए स्वरूप सबसे पहले जानेंगे फिर प्रयोजन जानेंगे। अब देखो दो चीज आता है स्वरूप के बारे में, क्या आता है आयुर्वेद में, आयुर्वेद में जो है स्वरूप के बारे में सब लोग बोलता है कि आयुर्वेद का स्वरूप का क्या मतलब होता है, उसका नेचर क्या है, कैसा मतलब है वो। तो आयुर्वेद का ना आदि है और ना ही अंत है, यह शाश्वत है। क्या कहा है ये, शाश्वत। यानी कि शाश्वत का क्या मतलब हुआ, ये आज भी है, कल भी है और परसों भी है और पहले भी था, यानी कि फ्यूचर में भी है, वर्तमान तो है ही और पास्ट में भी था। ठीक, अब इसको प्रूफ करने के लिए 2 एग्जाम्पल दूंगा मैं, एक तो जो है अभी का एग्जाम्पल और एक ब्रह्मा से जब शुरू हुआ था तब। अब देखो ब्रह्मा ने क्या किया था, आयुर्वेद को जो है प्रजापति को देने के लिए याद किया था, आयुर्वेद का स्मरण किया था, स्मरण किया था। ब्रह्मा स्मृतो आयुषो वेदम, यानी कि आयुष वेद को जो है आयुर्वेद को क्या किया था, ब्रह्मा ने स्मृत किया था, यानी कि स्मरण किया था। अब देखो स्मरण यानी कि याद। अब याद उसी चीज को आप कर सकते हो जो पहले से एग्जिस्ट करता हो, यानी कि मान लो किसी व्यक्ति को आपने देखा है, तभी आप उसको जो है याद कर सकते हो। इसलिए बोला गया है कि स्मरण शक्ति जो है जिसका अच्छा है वो याद अच्छा कर पाता है। अगर जो है वो चीज को आप देखे ही नहीं हो, वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर पाता है, तो आप उसका स्मरण नहीं कर पाओगे। यानी कि आपको याद है चीज तभी आप उसका जो है क्या कर पाओगे, स्मरण कर पाओगे, यानी कि वो चीज एग्जिस्ट करती हो पहले तभी स्मरण कर पाओगे। ठीक, यानी आयुर्वेद पहले से क्या होता था, आयुर्वेद पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, उसी को क्या किए ब्रह्मा जी जो है याद किए, रिवाइज किए दिमाग में अपने, और पास ऑन कर दिए किसको, प्रजापति को। प्रजापति को क्या किए, पास ऑन कर दिए। ठीक, तो पहले अब यहाँ पर प्रूफ हो गया कि आयुर्वेद पहले भी था, ब्रह्मा के पहले भी था, ब्रह्मा के बाद भी है और बाद में भी रहेगा। ठीक है, यानी कि क्या प्रूफ हो गया, हमें शाश्वत प्रूफ हो गया, शाश्वत। अब सुनो आयुर्वेद है किस लिए, आयुर्वेद जो है किस लिए, मैंने एक तो प्रूफ कर दिया कि शाश्वत कैसे है। अब मैं पूछूं कि आयुर्वेद किस लिए है, तो आप लोग बोलेंगे आयुर्वेद जो है वो 2 चीज के लिए है। 2 चीज क्या है, वो ये चीज है, 2 चीज क्या है, स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण, यानी कि स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा करना, और दूसरा किस लिए है आयुर्वेद, आतुर व्यक्ति के रोग को दूर करने के लिए। 2 चीजों के लिए, यानी कि व्यक्ति के लिए है, ये व्यक्ति के लिए है, यानी मनुष्य के लिए है, मनुष्य के लिए है। अब देखो जब तक मनुष्य है तब तक क्या होगा, आयुर्वेद होगा। कैसे, सुनो, एक व्यक्ति की मृत्यु जब होती है तो दूसरा व्यक्ति उसी समय कोई जन्म ले रहा होता है, यानी यहाँ किसी का जो है मृत्यु हुआ, मृत्यु हुआ, तो यहाँ किसी का जन्म हो रहा होगा, और इन दोनों के बीच में क्या हो रहा होगा, किसी का इलाज चल रहा होगा। तो मरण और जीवन दोनों जो है चलता रहता है, और यह लाइफ जो है बीच में जो है बनी रहती है, लोगों का लाइफ जो है बने रहता है। और जब जीवन है तो क्या है, आयुर्वेद है। क्यों, क्योंकि आयुर्वेद की आवश्यकता पड़ेगा। कैसे, आयुर्वेद की आवश्यकता कैसे पड़ेगा, आप स्वस्थ हो तभी भी आवश्यकता पड़ेगा, आप अगर स्वस्थ हो तो भी आवश्यकता पड़ेगा, और आप अगर बीमार हो तो भी आवश्यकता पड़ेगा। तो क्या समझ में आया, यह चक्र जो है मृत्यु का और जन्म का चलता रहेगा हमेशा, और आयुर्वेद भी हमेशा जो है दोनों अपने परिजनों के साथ बना रहेगा। इससे क्या समझ में आया कि आयुर्वेद का जो है न आदि है न अंत है, यह शाश्वत है। 2 चीजों में हम लोग ने सोच समझा, एक तो हमने ब्रह्मा जी का एग्जाम्पल दिया और एक अभी के तौर पर हमने समझ के जाना। तो क्या होता है आयुर्वेद का स्वरूप और क्या होता है आयुर्वेद का प्रयोजन, ये आपको समझ में आया, बताइए, क्लियर है सबको, एक बार जरूर बताएंगे, जल्दी बताइए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है सिद्धांत। सिद्धांत, तो सिद्धांत से क्वेश्चन जो है 10 नंबर का आता है, तो मैं कहूँगा ये आपको श्लोक रट के रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि आता है इससे क्वेश्चन। तो क्या है? सिद्धांतो नाम स यह परीक्षकैर्बहुविधम परीक्षा हेतु विश्य साधित्वा स्थापित निर्णय। यानी कि सिद्धांत उसको कहते हैं जो परीक्षकों द्वारा बहुविध से, बहुत तरह से परीक्षा करके और स्थापित किया गया हो। क्या किया गया हो? परीक्षा करके, बार बार स्थापित, बार बार परीक्षा करके स्थापित किया गया हो, उसे सिद्धांत कहते हैं। जैसे मान लो न्यूटन्स लॉ है, तो न्यूटन ने क्या किया होगा? पहले देखा होगा बार बार कि हाँ ये चीज घट रहा है और इसमें कोई जो है गुंजाइश नहीं है कि ये गलत हो। तो उन्होंने क्या कर दिया? एक जो है क्या बना दिया? लॉ बना दिया। क्या लॉ बना दिया? F बराबर G m1m2/r², ऐसा कुछ बना दिया इन्होंने। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी जो है बहुत सारे सिद्धांत आगे आप पढ़ोगे। तो सिद्धांत क्या है? जो बार बार जो है करके, प्रैक्टिकल करके जो है उसे प्रूफ किया गया हो, उसे सिद्धांत हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो सिद्धांत जो है 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं सिद्धांत? 4 प्रकार के। कौन कौन सा? सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत और अभिउपगम सिद्धांत। अभिउपगम सिद्धांत, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि सर्व का क्या मतलब होता है? सभी, यानी सर्व मान्य, और तंत्र का मतलब शास्त्र होता है, यानी ऐसा सिद्धांत जो सभी शास्त्रों में मान्य हो, यानी कि चरक में भी मान्य हो, सुश्रुत में भी मान्य हो, और बाकी संहिताएं जो है वाग्भट वगैरह, चाहे लघुत्रय की संहिताएं भी है, उनमें भी जो है क्या है? उनमें भी मान्य हो। प्रतितंत्र सिद्धांत, प्रति का मतलब होता है विशेष या अलग, यानी कि अलग अलग तंत्रों में, यानी शास्त्रों में अलग अलग मिलता हो। जो सिद्धांत अलग अलग तंत्रों में अलग अलग मिलता हो उसे प्रतितंत्र सिद्धांत कहते हैं। अब आता है अधिकरण सिद्धांत। अधिकरण का क्या मतलब होता है? अधि मतलब होता है संबंध, और करण मतलब आधार, यानी कि एक ऐसा सिद्धांत जो बोलने पर जो है दूसरे सिद्धांत का आधार बन रहा हो। यानी मैंने कहा एक चीज बोला, मैंने एक चीज बोला, और यह चीज अपने आप जो है एक दूसरी चीज को प्रूफ कर दे, उसे अधिकरण सिद्धांत कहते हैं। ये आगे मैं और समझाऊंगा अच्छे से। यानी कि अधिकरण, करण मतलब होता है आधार, यानी कि आधार बना किसका? दूसरे का। ठीक है, कैसे? वो आगे समझ में आएगा। अब यहाँ पर जो है अभी उपगम सिद्धांत जो है तोड़ते हैं, जब इसको जब तोड़ते हैं हम लोग, तो बनता है अभी जोड़ उप जोड़ गम। ठीक है, तो अभी क्या मतलब होता है? सामने। जैसे कि 22 प्रकार के उपसर्ग बताया गया है, प्र, परा, अपसम, अनु, अवर, निस, निर, ऐसे करके जो है अभी उप भी आता है। ठीक है, तो जो उप है उसका मतलब होता है सामने या पास, सॉरी, पास या नजदीक, उप मतलब, और अभी मतलब होता है सामने। ठीक है, यानी कि होता ये है कि सामने बैठे हुए 4 लोग या 5 लोग या 10 लोग, क्या होता है? झगड़ा निपटाने के लिए आपस में, कोई कह रहा है कि ये 5 लिखा हुआ है, कोई कह रहा है 4 लिखा हुआ है, कोई कह रहा है 3 लिखा हुआ है, निपटाने के लिए जो है बोल देते हैं हाँ हाँ तुम ही सही हो, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हाइपोथेटिकल है, ये परीक्षा के द्वारा जो है सिद्ध नहीं किया हुआ है, झगड़ा निपटाने के लिए बोल दिया गया। यानी सामने बैठ के क्या करते हैं? स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ चलो ठीक है, तुम्हारा ही बात सही है। गम का मतलब जो है अगर धातु के रूप में लोगे तो जाना होगा, और यहाँ पर गम का मतलब स्वीकार करना होगा। ठीक है, तो अभी उपगम सिद्धांत समझ में आया। चलिए अब एक एक को जो है डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तब बात सबसे पहले आता है सर्वतंत्र सिद्धांत, यानी कि ऐसा सिद्धांत जो सभी तंत्रों में मान्य हो। सर्वतंत्र सिद्धांत वह सिद्धांत है जो सभी शास्त्रों में एक जैसा मिलता हो, अर्थात जिसे सभी विद्वान जो है मानते हो। ठीक है, यानी कि कैसा सिद्धांत? देखो, रोगों का कारण क्या होता है? मैं कहूँ रोगों का कारण जो है त्रिदोषों का या दोषों का, शारीरिक दोष और मानसिक दोषों का, क्या रोगों का कारण जो है विषम अवस्था होता है। विषम, विषम होने से होता है, विषम होना है। तो क्या ये सुश्रुत के द्वारा सही है? हाँ सही है। दोषों का जो है विषम होना ही क्या है? रोग है। यानी वात पित्त कफ हो, या फिर जो रज और तम हो, उनका जो है इम्बैलेंस होना, यानी कि दोषों का जो है इम्बैलेंस, बैलेंस होना क्या है? इम्बैलेंस होना क्या है? रोगों का कारण है। ये कोई भी मानेगा, चाहे कोई शास्त्र हो, चाहे कोई वैद्य हो, सब कोई मानेगा कि रोगों का कारण जो है क्या है? दोषों का विषम होना हो। ये सभी शास्त्र में मान्य है। तो इस सिद्धांत को क्या कहेंगे? सर्वतंत्र सिद्धांत कहेंगे। वैसे ही सर्वद्रव्यम पंचभौतिकम अस्मिन् अर्थे, यानी कि सभी द्रव्य जो है क्या है? पांच भौतिक है, 5 द्रव्यों से मिलकर बने होते हैं। कौन? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी से। तो जब ये सब कोई मानता है,
अब मानता भी है सब कोई कि हाँ सभी द्रव्य जो है पंच भौतिक है। तो पंच भौतिक जो है यानी कि पांच भौतिक सिद्धांत को जो है सर्वतंत्र सिद्धांत कह देते हैं, सर्वतंत्र सिद्धांत कह देते हैं। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं हम लोग जो है प्रतितंत्र सिद्धांत। प्रति मतलब मैंने बताया अलग, यानी कि अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग वर्णित मिलता है, यानी कि जो भिन्न भिन्न शास्त्रों में जो है भिन्न भिन्न रूप में पाया जाता है उसे प्रतितंत्र सिद्धांत है। जैसे जैसे जब मधु का वर्णन आता है तो चरक ने चार बताए हैं, चरक ने जो है चार बताए हैं। वही जब सुश्रुत का बात आता है तो सुश्रुत आचार्य ने जो है 8 प्रकार के बताए हैं मधु का वर्णन करते हुए। वीर्य जो है बहुत सारे आचार्य 2 माने हैं, जबकि सुश्रुत ने जो है 8 माने हैं, सुश्रुत ने 8 माने हैं। यानी अलग अलग शास्त्र में अलग अलग मिला, यानी कि चरक में कुछ अलग मिला, सुश्रुत में कुछ अलग मिला। प्रतितंत्र सिद्धांत वैसे ही जो है जब आप पढ़ोगे तो रसों की संख्या जो है किसी ने 6 मान ली है, किसी ने 8 मान ली है। वात के गुण का संख्या जो है अष्टांग वाले जो है वाग्भट वो 6 माने हैं, और वात की गुण जो है 7 मान लिए चरक ने। तो ये क्या हुआ, अलग अलग शास्त्र में क्या मिला, अलग अलग। तो इसे क्या कहेंगे, प्रतितंत्र सिद्धांत कहेंगे। चलिए क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है अधिकरण सिद्धांत, यानी कि जब एक बात को आप साबित करने गए, एक बात को आपने बोला और साबित किया, ठीक है, उससे क्या हुआ दूसरा बात अपने आप ही सिद्ध हो गया। क्या हो गया, सिद्ध हो गया। जैसे मैं बोला कि बारिश होने से क्या, बारिश होने से सड़क गीला हो जाता है, यानी आपने बोला कि बारिश होगा तो सड़क गीला होगा, ये आपने बोल दिया, ये प्रूफ हो गया कि हाँ बात सही है, बारिश जब होगा तो सड़क गीला होगा। क्या आपने ये बोला कि बारिश जब होता है तो उसमें पानी गिरता है, नहीं, लेकिन ये सिद्ध हो गया कि बारिश जब होगा तो हमें पानी प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, पानी प्राप्त होगा। दूसरा ये आपने सिद्ध कर दिया कि जो सड़क होता है, सड़क उस पर जो धूल है वो पानी को एब्जॉर्ब करती है। क्या करती है, पानी को एब्जॉर्ब करती है। ये आपने 2 चीजें प्रूफ कर दी। फिर सुनो ध्यान से, आपने क्या बोला, एक बात आपने साबित किया और दूसरा बात अपने आप ही सिद्ध हो गया। जिससे एक बात साबित करने से दूसरी बात अपने आप ही सिद्ध हो जाए तब क्या बोलेंगे, उसे अधिकरण सिद्धांत बोलेंगे। जैसे बारिश होने से सड़क गीला हो गया, आपने प्रूफ किया कि हाँ गीला, ये आपने देखा कि हाँ प्रूफ है कि गीला हो जाता है, लेकिन उससे प्रूफ हो गया कि बारिश होने से पानी हमें प्राप्त होता है, और दूसरा सड़क जो है पानी को एब्जॉर्ब करके खुद गीला हो जाता है। ये चीजें जो है अपने आप ही प्रूफ हो गई, ये जब सेंटेंस बोला आपने, ठीक है। तो क्या क्या सिद्ध हो गया, हमें पानी गीला करने वाला होता है, और दूसरा जो है सड़क जो है पानी को सोख लेता है। ये दोनों चीजें हमें मिल गया। वैसे ही अगर मैं बोलूं कि शीत गुण खाने से जो है कफ वृद्धि होता है, कफ बढ़ा, कफ बढ़ा, तो हम समझ जाएंगे कि शीत जो है ना, गुण खाने से अगर कफ बढ़ रहा है तो कफ का गुण जो है शीत होगा। क्यों, क्योंकि सामान्य से सामान्य की वृद्धि होती है, सामान्य से सामान्य की वृद्धि होती है। तो शीत इसमें भी है, शीत इसमें भी है। तो हम लोग ये बोले कि शीत गुण खाने से कफ जो है बढ़ता है, ये हमने देख के प्रूफ किया, ये प्रैक्टिकल है कि जब शीत खाते हैं तो कफ बढ़ता है। तो हमने ये जो है पता कर लिया कि इसमें क्या हो गया कि कफ का शीत गुण होता है। क्लियर है, बोलेंगे आप लोग, बोलेंगे जो लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है अभि उपगम सिद्धांत। मैंने क्या बताया आप, यहाँ पर अभि, उप मतलब होता है सामने, यानी कि सामने बैठा हुआ है। सुनो ध्यान से, इसको बड़ा ही कंफ्यूजन होता है, तो आप सुनो ध्यान से, इसको समझा रहा हूं मैं। देखो हुआ ये, यहाँ पर जो है 4 लड़के जो है एक रूम में जो है बैठे हुए हैं, ठीक है, 4 लड़के हैं यहाँ पे, और यहाँ पर इनका खिड़की है, ठीक है, और यहाँ से कोई हाय बोला, बड़ा ही दूरी था, यहाँ पर जो है 500 मीटर की दूरी थी, ठीक है। एक ने बोला बोला यहाँ पे कि वो जो है लड़का है, दूसरे ने बोला नहीं नहीं लड़की है, तीसरे ने बोला कि नहीं वो कोई जवान है, चौथे ने बोला कोई बूढ़ा है, ठीक है। अब आपस में ये लोग जो है क्या कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो जो झांक रहा है ना वहां से, सामने से हाय बोल रहा है, वो क्या है, वो जो है लड़की है। कोई बोल रहा है लड़का है, कोई बोल रहा है लड़की है। हुआ ये कि आपस में झगड़ा हो गया। तब तक क्या हुआ, इनके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ गया। ये 24 बैच के थे सारे, तो क्या हुआ, इनमें जो है नोटिफिकेशन आया। किसका नोटिफिकेशन आया, क्या कि आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम जो है 10 दिन बाद होने वाला है। इन्होंने क्या किया, बोरिया बिस्तरा समेटा और झगड़ा को निपटाने के लिए बोल दिया कि हाँ हाँ चल भाई, तेरा ही बात सही है, वो लड़की है, चल चल तेरा ही बात सही है, लड़की है, वो खुश हो जा, ठीक, झगड़ा निपट गया। यानी यहाँ जो है प्रूफ नहीं हुआ कि वो क्या है, लड़की है कि लड़का है कि क्या था, लेकिन यहाँ पर झगड़ा को जो है निपटाने के लिए अप्रमाणिक चीज को, जिसका कोई प्रमाण नहीं है कि वो लड़का था कि लड़की था कि क्या था, उसको निपटाने के लिए क्या किया इन्होंने, इन्होंने जो है मान लिया कि हाँ वो लड़की होगी, ठीक है। तो ये हमें जो है करना है। तो क्या इसमें कहोगे आप लोग, इसमें आपको कहना है कि
अप्रमाणिक, असिद्ध और अपरिचित बातों को, ठीक है, जो विवाद को जो है निपटाने के लिए मान लिया जाता है, विवाद वगैरह को निपटाने के लिए उस समय मान लिया जाता है, उसे क्या कहेंगे, उसे जो है अभिउपगम सिद्धांत कहेंगे। उदाहरण क्या है इसका आयुर्वेदिक, कभी रस को लेके जो है प्रधान मान लेते हैं कि हाँ हाँ ये रस इसमें प्रधान है, रस के हिसाब से काम कर रहा है, और कभी गुण को जो है मान के जो है प्रधान कहेंगे कि हाँ ये गुण के हिसाब से काम कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये रस गुण वीर्य विभाग प्रभाव जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आता है चौथा टॉपिक, लास्ट टॉपिक जो है आयुर्वेद के जो है क्या महत्वपूर्ण सिद्धांत। देखो किसी भी शास्त्र को पढ़ने के लिए, शास्त्र को जैसे भौतिक शास्त्र, भौतिक शास्त्र मतलब फिजिक्स, भौतिक शास्त्र को ही पढ़ने के लिए उसका कुछ जो है क्या होगा, बेसिक प्रिंसिपल होगा, बेसिक प्रिंसिपल लॉ होगा उसका। उस लॉ को बिना जाने हुए आप फिजिक्स को पढ़ ही नहीं सकते। इसलिए किसी भी शास्त्र को पढ़ने से पहले उसके लॉ को जानना सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कहेंगे, आयुर्वेद के जो लॉ है, बेसिक प्रिंसिपल्स है, उनको हमें जानना है, और फिर क्या करना है, फिर हमें आगे बढ़ना है। ठीक, तो वही मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि किसी भी शास्त्र को समझने के लिए उसके सिद्धांतों को समझना आवश्यक है। क्योंकि अगर आप जो है आयुर्वेदीय चिकित्सा को समझने के लिए उनके सिद्धांतों को समझना अति आवश्यक है, क्योंकि चिकित्सा शास्त्र केवल जो है औषधियों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि सिद्धांतों पर निर्भर करता है। कैसे? मान लो ये औषधि है, ठीक, जिसका नाम है आंवला, और आप जान गए कि हाँ ये आंवला है, तो क्या आप इससे चिकित्सा कर पाओगे? आंसर है नहीं। सिद्धांत जानोगे, क्या इसका रस क्या है, गुण क्या है, वीर्य क्या है, विपाक क्या है, और ये क्या प्रभाव से काम करता है, ये सब चीजें जो है इसके सिद्धांत को जानोगे, तब जाके जो है यह औषध जो है आप काम में ले पाओगे, अदरवाइज आपके ये क्या किसी काम का नहीं होगा। इसलिए सिद्धांत को जानना हमें जरूरी है, बेसिक जो प्रिंसिपल्स है उनको जानना जरूरी है। चलिए देखते हैं। तो इसमें जो है यहाँ पर जो है बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं जो अलग अलग चैप्टर्स में आपको पढ़ने हैं ड्यूरिंग द बीएमएस फर्स्ट प्रोफेशनल। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है अलग अलग जगह मिलेंगे, लेकिन कुछ जो है मैं यहाँ पर बता देता हूँ, क्योंकि आपसे जब सवाल भी पूछेगा तो कहेगा कि आयुर्वेद का वर्णन करते हुए, आयुर्वेद में किन्हीं महत्वपूर्ण 4 मूलभूत सिद्धांतों का या 3 मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन करें, ऐसे सवाल पूछेगा। ये नहीं कि इसमें से एक उठाएगा और पूछेगा कि बताइए। ठीक है, ये मैंने पेपर देख रखा है इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पर 3 बता दे रहा हूँ, और बाकी सब को भी जो है मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि सब जगह मिलेगा आपको, यानी कि अलग अलग चैप्टर्स में जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमें पंच महाभूत सिद्धांत देखेंगे, त्रिदोष सिद्धांत देखेंगे, साथ में जो है पंचीकरण सिद्धांत हम लोग देखेंगे। 3 सिद्धांत को देखते हैं। तो सबसे पहले पंच महाभूत सिद्धांत। तो पंच महाभूत सिद्धांत में जो है आप क्या लिखोगे कि सर्वद्रव्यम सर्वम द्रव्यम पंच भौतिकम अस्मिन अर्थे, यानी सारे द्रव्य क्या है, पंच भौतिक है। अब ये किसके अंतर्गत आएगा, चलो किसके अंतर्गत आएगा, 4 प्रकार के सिद्धांत में बताया, सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, और सबसे लास्ट वाला अभिउपगम सिद्धांत। बताओ ये चारों में से किस में आएगा, जल्दी बताओ। सर्वतंत्र सिद्धांत में आएगा, किसमें आएगा, सर्वतंत्र सिद्धांत में। देखो मैंने आपको क्या बताया, जो सभी जगह मान्य हो उसे सर्वतंत्र सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए इसमें जो है मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कि मधुरम, जैसे कि 6 प्रकार के रस बताए गए हैं, ये जो है कैसे जो है 5 पंच महाभूत से बने हुए। सुनो, होता ये है कि सभी द्रव्य पंचभौतिक है, सभी द्रव्य जो है पंचभौतिक है, लेकिन उनमें जो है 5 महाभूतों में से कोई 1 या 2 जो है ज्यादा होता है। जब 2 ज्यादा होता है तो उन्हीं को काउंट कर लेते हैं, बाकी को स्किप करके जो है हम लोग लिखते हैं। जैसे मधुर जो है, मधुर रस जो है उसमें जल और पृथ्वी ज्यादा होता है, बाकी तीनों जो है कम होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर जल पृथ्वी लिखा हुआ है। तो इसको याद करने के लिए मैं ट्रिक बनाया था यहाँ पर, जे पी जा और ए के और पी ऐसे, और यहाँ पर भी सुनो ध्यान से, जे पी फिर पी ए मतलब पा जा, और यहाँ पर ए के और पी, और इसमें भी जोड़ दो तीनों में। ठीक है, तो हुआ क्या, जल और पृथ्वी, क्या हुआ, जल और पृथ्वी, पृथ्वी और अग्नि, जल और अग्नि, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वायु और अग्नि। फिर यहाँ पर वायु और काश के जगह आकाश हो जाएगा, के मतलब काश मतलब आकाश, वायु और आकाश, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वायु और पृथ्वी। ये आपको याद हो गया। अब धातु, 7 प्रकार की जो धातुएं बताई गई हैं वो चक्रपाणी के हिसाब से, ये वाला जो है याद मत रखना, अभी पीजी के लिए है वो,
तो ये वाला जो है चक्रपाणी के हिसाब से जो है, जो सप्त धातुएं हैं उसमें जो है कौन से जो है महाभूत जो है डोमिनेंट होंगे। तो आप लोगों को जवाब देना है। माइक जो है आप लोग ऑन रखें और जवाब दें, ठीक है। मैं पूछूं कि रस जो है वो लिक्विड टाइप होता है, तो इसमें किस महाभूत की अधिकता होगी, बताइए, जल्दी बताएंगे। तो जल महाभूत की अधिकता होगी, ठीक है। फिर जो है रक्त जो है वो क्या होता है, थोड़ा सा गर्म होता है, ठीक है, और लिक्विड तो होता ही है, तो उसमें क्या हो जाएगा, जल और अग्नि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जल और अग्नि हो जाएगा। फिर आता है मांस, तो मांस जो होता है वो सॉलिड होता है, तो बताइए मांस में क्या होना चाहिए, बताइए आदित्य भूषण, बताइए। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मांस जो है वो सॉलिड हो जाएगा, यानी पृथ्वी से बना हुआ हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है आगे कि अस्थि जो धातु, सॉरी मेद जो धातु है वो क्या होगा, तो मेद में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा सॉलिड और थोड़ा सा लिक्विड। क्या होता है, एडिपोज टिश्यू या फैटी टिश्यू होता है ना मेद, तो ये क्या हो जाएगा, पृथ्वी और जल, ये दोनों हो जाएगा। फिर अस्थि धातु, तो अस्थि धातु सॉलिड के साथ साथ उसमें क्या होता है, खोखला होता है, देखा होगा आपने, सुशीर होता है। तो क्या हो जाएगा इसमें, वायु और पृथ्वी हो जाएगा, ठीक है। और मज्जा जो होता है, मज्जा, मज्जा आपने देखा है, मज्जा हो जाएगा आपका जल से निर्मित, ये आपको याद रखना पड़ेगा। आपको लगेगा कि मज्जा जो है पृथ्वी और जल होगा, लेकिन यहाँ पर जल होता है। और शुक्र भी क्या होता है, जल होता है, शुक्र में भी क्या होता है, जल होता है। तो ये आपको रखना है, ये वाला आपको नहीं रखना है, अभी ये वाला नहीं रखना है, ये वाला आपको रट के रखना है। वैसे ही जो मूत्र है त्रिमल, उसमें क्या होता है, मूत्र थोड़ा सा गर्म होता है और जल नुमा होता है, यानी जल और अग्नि से। पुरीस यानी कि जो हमारा फिकल मैटर है वो पृथ्वी, अग्नि और वायु तीनों से बना रहता है, और स्वेद जो है वो जल से। और हमारे त्रिदोष जो है वो कैसे बने हैं, त्रिदोष हमारे कैसे बने हैं, सुनना ध्यान से। त्रिदोष में आपको क्या करना है, ऐसे लिखना है, वात, पित्त और कफ। और पांच प्रकार, पांच जो है पंच महाभूत है, तो आकाश वायु जो है क्या करना है, ऊपर लिख देना है, आकाश वायु, यहाँ पर अग्नि और जल पृथ्वी, जल और पृथ्वी, ठीक है, इतना कर देना है, ठीक है। यानी दो ऊपर, क्या किया आपने, दो ऊपर दो नीचे और बीच में अग्नि रख दिया आपने, तो ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। क्या करना है, दो ऊपर दो नीचे और बीच में अग्नि, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। क्लियर है ये। यानी पंच महाभूत सिद्धांत ये सिखाता है कि जितनी प्रकार की चीजें हम लोग अभी तक पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो सारी की सारी जो है पंच महाभूत से बनी हुई है, ठीक है। ये चीजें जो हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है एक चीज जो है भूतानुप्रवेश, एक और सिद्धांत आता है कि भूत अनुप्रवेश, यानी कि एक भूत, देखो भूत क्या होता है, भूत और महाभूत दोनों लगभग समान है, अंतर यह है महा मतलब होता है बड़ा, महा मतलब बड़ा, यानी कि जब महाभूत जब सूक्ष्म होता है उसी को भूत कहते हैं, क्या कहते हैं, उसी को भूत कहते हैं, और जब बड़ा हो जाता है तो महाभूत कहते हैं। तो होता यह कि जब छोटा रहता है महाभूत, तो जैसे कि आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है और पृथ्वी है। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये जो है पांच है, तो इसका गुण है शब्द, आप लोग बोल सकते हो स्पर्श, रूप, रस और गंध। तो जो पहले वाला है वो उत्तरोत्तर यानी बाद वाले में क्या हो जाता है, शामिल हो जाता है, जिसके कारण इसका गुण जो है इसमें चला जाता है, यानी कि वायु के पास इसका भी गुण होगा। वैसे ही अग्नि में जो है ये जो है पिछले वाले जो है, पिछले वाले महाभूत शामिल हो जाएंगे, इसमें जो है ये तीनों शामिल हो जाएंगे, और जो पृथ्वी वाले हैं वो उसमें ये चारों शामिल हो जाएंगे। उसी को जो है भूतानुप्रवेश कहा, भूत अनुप्रवेश, यानी पश्चात में क्या हुआ, प्रवेश किया, यानी कि शुरू के महाभूत, शुरू के महाभूत बाद के महाभूतों में, बाद के महाभूतों में प्रवेश करते हैं। इसी कारण बाद वाले महाभूतों में अपने अपने स्वाभाविक गुणों के साथ साथ पहले वाले जो महाभूत हैं उनके भी जो है गुण आ जाते हैं, ठीक है। ये समझ में आया या नहीं आया, बताओ, जल्दी बताओगे। बताओगे, आप में से कोई बताएगा, ये समझ में आया। जल्दी बोलोगे आप लोग। ठीक है, और क्लास के बाद जो है 1 मिनट रुकना है आप लोग को, आपसे, आप लोग से कुछ बात करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचीकरण सिद्धांत, ठीक है। पंचीकरण सिद्धांत क्या है कि
क्या करूँ, पंच पंच महाभूत है, उसको क्या करूँ आप लोग, एक मान लो आकाश है, मैंने समझा रहा हूँ आकाश से, आकाश महाभूत से मैं समझा रहा हूँ। ये मान लो आकाश महाभूत है, इसको क्या करूँ आप जो है ना दो भागों में बांटो, आकाश महाभूत को दो भागों में। फिर जो है ना ये आधा आधा हो गया, फिर इसको क्या करो आप चार भागों में बांट दो, एक दो तीन चार। इसमें जो आधा भाग बचा हुआ है इसमें क्या होता है, आकाश होता है, आकाश। बाकी में जो है आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी रहते हैं। ठीक है, तब इसको आकाश बोल रहे हैं, इसको पूरे को क्या बोल रहे हैं, आकाश महाभूत बोल रहे हैं, आकाश। तो आकाश महाभूत में आधे में कौन रहता है, आधे में जो है कौन रहता है, आकाश रहता है। और पूरे आधे जो बचा हुआ है उसमें जो है कौन कौन रहता है, जो चार बचे हुए हैं वो रहते हैं। तो आपसे अगर एमसीक्यू पूछे कि बताइए आकाश महाभूत में जो है यहाँ पर आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, आपसे पूछे कि आकाश जो है महाभूत में वायु की कितनी जो है कितना भाग है, तो आप क्या बताओगे, 1/2 इंटू 1/4। ठीक है, कैसे हुआ ये, 1/8, 1/2 यहाँ है, और उसका 1/2 का कितना है, ये 1/4 है, चार भागों में बटा हुआ है ना, तो 1/2 का 1/4 हो जाता है, तो 1/8 हो जाएगा। यानी कि जो वायु है, अग्नि है, जल है और पृथ्वी है, ये 1/8 पार्ट होते हैं किसमें, आकाश में। वैसे ही बाकी सबका भी बांट सकते हो, जैसे वायु है, वायु महाभूत है, तो क्या करना है, वायु महाभूत को आपको पांच भागों में बांटना है। कैसे, पहले तो दो भागों में बांटना है इसको, दो भागों में इधर हाफ हो गया और इधर हाफ हो गया, और हाफ में जो है वायु को रख देना है और बाकी चारों को जो है हाफ में रखना है। ठीक है, समझे ये 1/8 कैसे आया। चलो एक बार और समझा देते हैं 1/8 कैसे है। देखो 1/2 पहले से जो है, 1/2 जो है पहले से 1/2 में चारों रह रहा है, तो एक जब निकालोगे आप तो 1/8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग समझ जाओगे। ठीक है, तो ऐसे ही सारे जो है ये क्या हो जाएंगे, बांटे हुए थे, इसी को जो है पंचीकरण सिद्धांत कहते हैं। चलो एक बार और जो है पृथ्वी को बता देते हैं। जैसे मान लो पृथ्वी महाभूत के बाद हम लोग जब करेंगे तो क्या करेंगे, एक जो है स्क्वायर लिए हम लोग कि हाँ ये पृथ्वी महाभूत है। ठीक, अब इस पृथ्वी महाभूत को हम लोग को क्या करना है, दो भागों में पहले बांटना है। तो हमने क्या किया, दो भागों में बांट लिया, दो भागों में बांटने के बाद आधा में हमने क्या किया, पृथ्वी महाभूत को लिया, और जो बाकी चार बचे हुए हैं उसको आधे में हम लोग रख लेंगे। ठीक है, उसको आधे में रख लेंगे, तो ये हो गया आधा और ये हो गया आधा, तो बाकी सब क्या हो जाएंगे, 1/8, 1/8, 1/8 और 1/8। और जब इस सब चारों 1/8 को जोड़ोगे आप तो आधा आएगा, और आना भी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है पंचमहाभूत सिद्धांत की उपयोगिता। उपयोगिता है क्या, तो देखो जो औसत द्रव्य है, औसत द्रव्य जो है वो क्या है, पंच महाभूत से बना हुआ है, वो भी पंच महाभूत से बना हुआ है। और जो मेरा शरीर है वो भी किससे बना हुआ है, पंच महाभूत से बना हुआ है। यानी कि दोनों पंच महाभूतिक है। तो अगर इसमें कुछ घटने के कारण, शरीर में कुछ घटने के कारण, पंच महाभूतों की कमी या बढ़ने के कारण कोई डिजीज हो रहा है, तो हम औसत द्रव्य से ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये पंच महाभूत सिद्धांत बड़ा ही उपयोगी है चिकित्सा में। ठीक है, साथ में यह जब पंच महाभूत आप लोग पढ़ते हो तो एक श्लोक आता है कि वायुर्विभजति तेजः एनम पचति आपः क्लेदयन्ति, है ना, सुश्रुत का श्लोक है, रचना सारिणी में आप लोग पढ़ते हो। तो यह शुक्र शोणित का जब संयोग होता है, जब आत्मा जो है अवस्थित होता है, यानी कि आत्मा जब शरीर में प्रवेश करता है, उस समय वायु जो है विभाजन का काम करती है, यानी कि सेल डिवीजन का काम करती है। अग्नि जो है वो मेटाबॉलिज्म यानी पाक प्रक्रिया, डाइजेशन का काम करती है, मेटाबॉलिज्म जो है करती है। और जो जल है वो क्लेदन यानी कि जो स्नेहन है वो कार्य करता है शरीर में, बच्चे के जो फीटस है। ठीक है, और पृथ्वी जो है घनता लाने का यानी कंपेक्शन लाने का काम करती है। तो इसलिए ये सिद्धांत जो है महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, साथ में यह त्रिदोषों को जो है यह बनाने में मदद करता है। कैसे, आपने यहाँ पर पढ़ा कि त्रिदोषों को कैसे ये बनाता है, और पूरा आयुर्वेद ही त्रिदोष है। क्या है, पूरा आयुर्वेद ही त्रिदोष है। इसलिए पंच महाभूतों के बिना जो है आयुर्वेद की कल्पना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अब आता है लास्ट टॉपिक हमारा, त्रिदोष सिद्धांत। त्रिदोष सिद्धांत हम लोग जो है बड़ा शॉर्ट में पढ़ रहे हैं यहाँ, क्योंकि जो है जब क्रिया शारीर पढ़ेंगे आप लोग तो उसमें जो है त्रिदोष चैप्टर आएगा, फिर जो है वात पित्त कफ अलग से आएगा, यानी चार चैप्टर जो है त्रिदोष के बारे में पढ़ना है, चार चैप्टर, इसीलिए मैंने यहाँ पर शॉर्ट में बताया है। ठीक है, तो आयुर्वेद में वात पित्त कफ जो है वो त्रिदोष कहा गया है इनको। और जब ये सम अवस्था में रहते हैं तो ये शरीर की रक्षा करते हैं, पालन पोषण करते हैं। और जब विषम अवस्था में रहते हैं तो अलग अलग प्रकार के, विविध प्रकार के जो है रोग उत्पन्न करते हैं। और जब रचना शरीर की बात होगी तो पंच महाभूत का कारण होगा, यानी कि
पंचमहाभूत बनाते हैं किसको, शरीर को, इसलिए रचना शरीर हो जाएगा। और जो त्रिदोष है वात पित्त कफ है वो क्रिया शरीर से रिलेटेड है। कैसे, क्रिया शरीर में ही वात पित्त कफ क्यों पड़ते हैं, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म को तय करते हैं। उत्साहो उच्छ्वास निश्वास वात का कार्य हो गया, ठीक है। पित्त के कार्य पित्तम पक्ति उष्म दर्शन, ऐसे आप लोग पढ़ोगे आगे जाके, ठीक है। तो ये सब किस में पढ़ते हो आप लोग, क्रिया शरीर में पढ़ते हो। इसलिए जो है क्रिया शरीर का मूल कारण जो है त्रिदोष है, और यहाँ पर जो है रचना शरीर का पंचमहाभूत है। इसका उपयोगिता क्या है, ये सभी रोगों का मूल कारण है वात पित्त कफ, ठीक है। क्योंकि सभी व्याधियों में वात पित्त कफ के रुक्ष आदि जो गुण है उनके ही लक्षण देखने को मिलते हैं। इन्हीं दोषों को अगर समन कर दिया जाए तो व्याधि से जो हमें मुक्ति मिल जाती है। इसलिए आयुर्वेद शास्त्र में जो है वात पित्त और कफ को जो है व्याधि का कारण माना गया है। ये रहा आपका चैप्टर के बारे में पूरा। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। थैंक यू।